सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मार्क। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। और टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रोक या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सो जो हम आज आपको पढ़ाएंगे स्ट्रोक के बारे में, इसका सारा डिटेल, इसकी सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप पे। और जो भी आपको इसके बारे में इसका पीडीएफ चाहिए, अगर उसका लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स के साथ। सो हमारा कोट है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। आपको क्या करना है? जो भी एक्सक्यूज आपके रास्ते में आ रही है, उस एक्सक्यूज से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। एक्सक्यूज क्या है आपके पास? कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? है ना, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख ले रहे हो लेकिन आप एक यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देख पा रहे हो। सो ये रीजन है कि आपके पास एक्सक्यूजेज, 100 ऑफ एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन आपके पास एक एम है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ अब इस टॉपिक को स्टार्ट करो। सो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड हम आज पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 6 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम आज पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रोक। सो स्ट्रोक क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सो स्ट्रोक इज अ मेजर मेडिकल इमरजेंसी एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। स्ट्रोक क्या है? एक मेजर मेडिकल इमरजेंसी है। मेजर मेडिकल इमरजेंसी हम क्यों कह रहे हैं? आपको पता होगा अंबानी के बारे में। अंबानी, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, है ना। सो धीरूभाई अंबानी की डेथ कैसे हुई थी? कमेंट करना आप लोग, कैसे हुई थी डेथ? एक्चुअली उनकी डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीज, स्ट्रोक की वजह से। सो आप सोचो, इतने रिचेस्ट, इतने पॉपुलर लोगों की डेथ भी हो जा रही है स्ट्रोक की वजह से। तो ये कितना डेंजरस है कि नहीं? ये कितना डेंजरस है ना। इट इज अ डेंजरस डिसऑर्डर और डिसीज। क्यों हुई थी उनकी डेथ? एक्चुअल में क्या हुआ था, जब उनको स्ट्रोक आया था तो उनके पास बहुत सारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, सब कुछ अवेलेबल है, बट वो अपने वर्क में इतना बिजी थे कि उनको पता ही नहीं चल पाया, है ना। वो अपने वर्क में इतना बिजी थे कि उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और फिर उनकी डेथ हो गई। सो स्ट्रोक ऐसा एक डिसीज कंडीशन है जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब पर्सन को ये स्ट्रोक का अटैक आएगा। जैसे कि हमारा MI है, उससे ही सिमिलर है ये स्ट्रोक। MI में क्या होता है? हार्ट में इन्फेक्शन, और यहाँ क्या होता है? ब्रेन में इन्फेक्शन। ओके, सो स्ट्रोक इज अ मेजर मेडिकल इमरजेंसी एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ and long-term disabilities worldwide. It occurs when the blood supply to the brain is interrupted or reduced, or preventing brain tissues from receiving oxygen and nutrients. तो हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन कौन दे रहा है ना। तो हमारी कुछ आर्टरीज, कुछ वेनस सिस्टम, है ना, उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है ब्लड, है ना, उसमें प्रेजेंट है ब्लड। और ये ब्लड क्या कर रहा है? ये ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ये ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, है ना। और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सब कुछ कैरी कर रहा है कहाँ तक? ब्रेन के पास। कहाँ लेके जा रहा है? ब्रेन के पास। अब इसकी सप्लाई में अगर कहीं से भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्रेन तक जाएगा? नहीं जाएगा। सो बेसिकली वही होता है हमारे स्ट्रोक में भी। जो हमारे ब्रेन का सप्लाई है वो इंटरप्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। या तो वहाँ कोई क्लॉट बन गया है या हेमरेज हो गया है। तो ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो अगर किसी भी इंडिविजुअल, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि वो स्ट्रोक का पेशेंट है, तो एज सून एज पॉसिबल हमको क्या करना है? उसको इमीडिएट इंटरवेंशंस उसके लिए करना है। एज नर्सेज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि पेशेंट को स्ट्रोक की कंडीशन है, और एज सून एज पॉसिबल हम उसको क्या करेंगे? इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे बन गया हम लोगों का आज, है ना। सो क्वेश्चन ऑफ द डे क्यों बन गया? व्हेन वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेटेड? इट्स आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, RRB, नॉर्थ सेट में तो अभी थोड़ा लेवल हाई हो गया, बट RRB और जो भी आपके KGMUs, है ना, और इवन आपके जो सेमेस्टर वाले एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रोक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कब सेलिब्रेट करते हैं भैया स्ट्रोक डे? स्ट्रोक डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर ऑफ 29th ऑफ अक्टूबर, है ना। 29th ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं स्ट्रोक डे। अब ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि स्ट्रोक डे का थीम क्या था, तो क्या था थीम 2025 का? एनीवन?
कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास द थीम फॉर वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 इज एवरी मिनट काउंट्स। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एज सून एज पॉसिबल हमको क्या करना है, अपने पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके हमको क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है और उसको इंटरवेंशंस देने हैं। इसीलिए हर मिनट क्या है, काउंट कर रहा है इसमें। एवरी मिनट काउंट्स, एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। सो द थीम फॉर वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025, ये भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे बन गया है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकता है, 4th सेमेस्टर के। सो एम्फसाइजिंग द क्रिटिकल नीड फॉर रैपिड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्ट्रोक साइंस यूजिंग द हैशटैग एक्ट फास्ट। अच्छा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग वाली चीज़ें चल रही है ना, यूट्यूब पे कुछ ट्रेंड हो जा रहा है, कुछ इंस्टा पे ट्रेंड हो जा रहा है। तो एक और ऐसे ही एक पहले ऐप था, आपको पता होगा, ट्विटर है ना। अभी उसको चेंज होकर उसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया उसका नाम है? उसका नाम हो गया एक्स वाला एक्स नहीं, एक्स, ठीक है। तो अभी एक्स पे हम क्या है, इसको हैशटैग एक्ट फास्ट करके ये भी ट्रेंड किया था। कब? जब वर्ल्ड स्ट्रोक डे था तब, है ना। तो एक्ट फास्ट करके कैंपेन चली थी और ये उस टाइम बहुत ट्रेंड हुआ था। एंड इमीडिएट एक्शन टू गेट एमरजेंसी मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैंने कहा कि हमको क्या करना है इसमें, इमरजेंसी हेल्प के लिए हमको मेडिकल हेल्प के लिए इमीडिएट एक्शन लेना है। और इमीडिएट एक्शन लेने से क्या होगा, जो भी ब्रेन सेल्स डेड करने वाले थे उन ब्रेन सेल्स को हम बचा लेंगे, है ना। जो ब्रेन सेल्स डेड करने वाले थे क्या करेंगे, उन ब्रेन सेल्स को हम प्रिवेंट कर देंगे बाय फॉलिंग। अगर एक बार ब्रेन सेल्स डेड हो गए तो क्या वो फिर रिवर्सिबल है कि वो वापस रीजनरेट हो जाएंगे? दे आर नॉट लिवर सेल्स ना। तो ब्रेन सेल्स दोबारा रीजनरेट नहीं होते, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें हमको क्या करना है, इमीडिएट इंटरवेंशन नीडेड है ताकि हम रिकवरी इंप्रूव कर सके पेशेंट की। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रोक और सीवीए सेम है क्या या डिफरेंट है? तो स्ट्रोक और सीवीए इज एक्चुअली द सेम थिंग, कोई डिफरेंट नहीं है। सीवीए क्या है, सीवीए आपका एक पुराना टर्म था, है ना। सीवीए इज एन ओल्डन टर्म जो पहले यूज किया जाता था। स्ट्रोक इज अ मॉडर्न वर्ड, है ना। उसको छोटा कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, स्ट्रोक बना दिया। सो दिस बोथ आर सेम ओनली, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिफरेंट है, दोनों सेम है। सो इसमें लिखा गया है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक आर एसेंशियली द सेम मेडिकल इवेंट, एन एब्रप्ट डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन causing brain cell death, but stroke is the modern preferred term and CVA is the older term. So this both term is similar. So अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कब वर्ल्ड हेल्थ स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं? 29 अक्टूबर। अच्छा, हेल्थ डे कब करते हैं? कमेंट में बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डेफिनेशन, सो डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रोक इज अ सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट resulting from an interruption of blood flow to the brain causing the brain cells ischemia and infarction. क्या हो रहा है वहाँ पे? ischemia and infarction। और क्यों हो रहा है? because of this neurological deficit। एक न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन सेल है उसमें क्या हो रहा है, ischemia और इन्फ्रैक्शन हो रहा है, ischemia और इन्फ्रैक्शन हो रहा है। तो एक ये सडन न्यूरोलॉजिकल, ऐसा नहीं है आपको स्ट्रोक बता के नहीं होगा किसी पेशेंट को। अगर आपका कोई पेशेंट आपके पास एडमिट है जिसकी एज +60 है, उसको हाइपरटेंशन भी था, डायबिटीज़ भी था, अचानक से उसको स्ट्रोक आ गया, है ना। तो ये बता के नहीं होगा कि स्ट्रोक उस पेशेंट को आने वाला है। उस पेशेंट को, वो पेशेंट इज एट रिस्क, है ना। अभी हम पढ़ेंगे एक स्कोर, तो वो पेशेंट ऑलरेडी रिस्क पे है क्योंकि उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो वो पेशेंट ऑलरेडी रिस्क पे है। सो ऐसे पेशेंट्स को हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा केयर देनी है एज नर्सेस, है ना। सो स्ट्रोक क्या है, एक सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है जिसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से स्कीमिया और इन्फ्रैक्शन डेवलप होते हैं। कहाँ पे? ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। पहला हमारा क्या है, स्किमिक स्ट्रोक, और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। स्किमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है उसके ब्लड वेसल्स में कहीं पे कोई क्लॉट या थ्रोम्बस प्रेजेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्किमिक स्ट्रोक हो रहा है। और हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है अपनी, उसमें क्या हो जा रहा है, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो रहा है, रप्चर।
क्या हो रहा है, रप्चर, वो ब्लड वेसल क्या हो जा रही है, रप्चर्ड हो जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो पहला हमारा स्किमिक स्ट्रोक। 85 लगभग 85 से 90% केसेस जो हमारे आते हैं वो स्किमिक स्ट्रोक के आते हैं। 85 to 90% केसेस आर ऑफ स्किमिक स्ट्रोक। एंड ये होता क्यों है, ये बेसिकली अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो। क्या हो रहा है इसमें, सेरिब्रल ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, सेरिब्रल ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एनी क्लॉट और थ्रोम्बस, जैसे कि मैंने बताया। इसमें भी इसका डिफरेंट सब टाइप है। पहला क्या है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का मतलब क्या, इसमें वर्ड आ रहा है थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक चीख चीख के कह रहा है कि मुझ में देखो, मुझ में एक वर्ड है थ्रोम्बस, है ना। सो थ्रोम्बस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, कि वहां पे कोई क्लॉट प्रेजेंट है, जो ब्लड वेसल्स है हमारे ब्रेन की, उस ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई क्लॉट प्रेजेंट है, और उस क्लॉट की वजह से ब्लड का जो, ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई था वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, और ब्रेन को क्या नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और उसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रोक, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्बोलिक स्ट्रोक। व्हाट इज एम्बोलिक, ये भी वर्ड चीख चीख के कह रहा है कि सुनो, मुझ में भी एक नया वर्ड है, मुझ में भी एक वर्ड है, कौन सा, एम्बोलस, है ना। एम्बोलस मतलब क्या, एम्बोलस मतलब जो समथिंग विच इज रोटेटिंग, है ना, रोटेटिंग क्लॉट, मतलब वो कभी ब्रेन में जा रहा है, कभी उसका मन कर रहा है तो हार्ट में आ रहा है, कभी मन कर रहा है तो किडनी में भी चला जा रहा है, उसका मन कर रहा है तो वो आपके काफ मसल्स में भी जाके डीबीटी कॉज कर रहा है। सो दैट इज एम्बोलिक स्ट्रोक। सो एम्बोलिक स्ट्रोक में क्लॉट ट्रेवल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, एग्जाम्पल हार्ट टू द ब्रेन। मतलब पेशेंट को एमआई आया हुआ था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस था पेशेंट, आपके पास एक पेशेंट आया, उसको एमआई है ना, इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लेकिन क्या अभी 2 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि उसको स्ट्रोक भी आ गया, तो क्या हो गया, मे बी उसको एम्बोलस, कहाँ बना हुआ था एम्बोलस बना हुआ था हार्ट के ब्लड वेसल्स में, और वो ट्रेवल करके कहाँ चला गया, ब्रेन में, और फिर वहाँ पे क्या कर गया, उस एम्बोलिक स्ट्रोक। और थर्ड सब टाइप, तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी स्ट्रोक। ये आपका क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इन योर सेमेस्टर एग्जाम, या फिर आरआरबी का पेपर देने जा रहे हो, केजीएम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि मिनी स्ट्रोक किसको कहते हैं। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो लोग लगा के आ जाएंगे हेमरेजी को कहते होंगे, है ना, इंट्रासेरेब्रल को कहते होंगे। सो हमको पता होना चाहिए, TIA, ट्रांसिस्टेंट इस्केमिक अटैक, ट्रांसिस्टेंट इस्केमिक अटैक को ही हम क्या कहते हैं, मिनी स्ट्रोक। टेम्पररी, इसमें ब्लॉकेज लेस देन 24 आवर्स तक रहता है, जो ब्लॉकेज है वो लेस देन 24 आवर तक रहता है, और या फिर लेस देन 1 आवर तक रहता है। सो इसीलिए इसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं, मतलब बहुत कम टाइम तक वो ब्लॉकेज है, तो बहुत कम टाइम तक ब्लड फ्लो इंटरप्टेड है, तो बहुत मतलब वो छोटा सा स्ट्रोक आएगा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्ट्रोक पे चला गया, या वो एक मिनी स्ट्रोक रहेगा। ये क्या है, वार्निंग साइन की तरह होगा कि पेशेंट को दोबारा स्ट्रोक आ सकता है, हमारा जो पेशेंट है उसको दोबारा स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट हमारा बड़ा वाला टाइप क्या है, हेमरेजिक स्ट्रोक। पहले हमने पढ़ा स्किमिक स्ट्रोक, स्किमिक स्ट्रोक के 3 सब टाइप पढ़ लिए हमने, थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक और ट्रांसिस्टेंट स्किमिक स्ट्रोक, जिसको हम मिनी स्ट्रोक भी कह रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। सो ये 10 to 15% केसेस हेमरेजिक स्ट्रोक के आते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, अपना 85 to 90% कौन सा केस आ रहा है, स्किमिक वाला, है ना। सो ये क्यों हो रहा है, ये अकर्स व्हेन अ ब्लड वेसल्स रप्चर। अभी हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जा रही है, रप्चर हो जा रही है, उसकी वजह से जो स्ट्रोक हो रहा है उस स्ट्रोक को हम क्या कह रहे हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें भी सब टाइप है। पहले हमारा इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ICH। सो ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यूज, जो ब्रेन की टिश्यूज हैं उसमें से ब्लीडिंग आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ICH, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब आर्कोनाइड हेमरेज, SAH। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सब आर्कोनाइड हेमरेज से क्वेश्चन आता है कि सब आर्कोनाइड हेमरेज क्या है, या फिर सब आर्कोनाइड स्पेस क्या है, वहाँ क्या पाया जाता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जैसे हमारे ब्रेन में 3 लेयर्स हैं, एक तो हमारा क्या है, ड्यूरा मैटर, है ना, एक क्या है, डैप से याद करेंगे, एर्कोनाइड, और एक पाया मैटर, पाया, ड्यूरा और एर्कोनाइड,
ठीक है, ड्यूरा, एर्कोनाइट और पाया, डैप, इसका निमोनिक बना लेंगे हम डैप। सो ये एर्कोनाइट और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, सब आर्कोनाइट स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं हम, सब आर्कोनाइट स्पेस। और इसमें क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो यहाँ पे वो हैमरेज जो हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सब आर्कोनाइट हैमरेज, ब्लीडिंग इनटू द सब आर्कोनाइट स्पेस, ये वाला स्पेस ड्यू टू एन्यूरिज्म रप्चर। अब एक और टर्म नया आ गया हमारे पास, एन्यूरिज्म, है ना, कुछ लोग पढ़ाते हैं वो एन्यूरिज्म बताएंगे ही नहीं, आपको बता देंगे एन्यूरिज्म रप्चर हो रहा है। एन्यूरिज्म क्या है, यहाँ पे भी कुछ ब्लड वेसल्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड से बनाते हैं ब्लड वेसल्स को। सो यहाँ पे भी कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स कहीं जाके डायलेटेड हो गई, इसी को क्या कहेंगे हम, एन्यूरिज्म। ब्लड वेसल्स जाके कहीं पे डायलेटेड हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म, है ना। सो इसको हम क्या कह रहे हैं, एन्यूरिज्म। और इस एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से सब आर्कोनाइट हैमरेज होता है। वी हैव इमेज ऑल्सो। तो पहला तो आपका है ADH, एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, जो ब्रेन के जो टिश्यूज है उससे एबव वाले लेयर में हो रहा है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज में हो रहा है। दूसरा हमारा है SDH। SDH क्या है, सब ड्यूरल हैमरेज। ड्यूरल, सब ड्यूरल मतलब कौन से वाले पार्ट पे, सब ड्यूरल मतलब कौन से वाले पार्ट पे, ये जो ड्यूरा और एर्कोनाइट का स्पेस है सब ड्यूरल, वहां पे हैमरेज हो रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सब ड्यूरल हैमरेज। सो इसमें क्या है, ब्रिजिंग या फिर वर्टेक्स वेन का हैमरेज, वर्टेक्स वेन क्या हो रही है, रप्चर होती है बेसिकली। और नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा SAH, ये हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है DAP, डैप, ड्यूरा मैटर, एर्कोनाइट मैटर और पाया मैटर। सो ये बिटवीन द ड्यूरा एंड एर्कोनाइट के बीच का SDH, एर्कोनाइट और पाया मैटर के बीच में अगर हैमरेज हो रहा है तो SAH। बस एक एक वर्ड चेंज करना है, D और A, है ना, एक में SDH है, एक में SAH है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CSF भी है, यहाँ देखो यहाँ बन रहा है वो एन्यूरिज्म, बेरीज एन्यूरिज्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ब्लूबेरीज खाते हो ना, ब्लूबेरीज, तो वो वाला ब्लूबेरीज नहीं है ये क्या है, बेरीज एन्यूरिज्म। इट शुड बी क्लियर, है ना, बेरीज एन्यूरिज्म, बेरीज एन्यूरिज्म इसको कहते हैं, जो एन्यूरिज्म यहाँ पे होता है। और इस एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से जो हैमरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब आर्कोनाइट हैमरेज। और इस हैमरेज की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रोक होगा, है ना। सो इसको हम कहते हैं सब आर्कोनाइट हैमरेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक का समरी है एक हमारे पास, जिसमें हम कंपेयर करेंगे SDH को, EDH को और SAH को। सो यहाँ पे है हमारा कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो SDH का पहला कॉज है ट्रॉमा और दूसरा हाइपरटेंशन, HTN मतलब हाइपरटेंशन। इसमें भी पहला कॉज ट्रॉमा है और दूसरा कॉज है हाइपरटेंशन। इसमें भी ट्रॉमा और हाइपरटेंशन की वजह से ये होता है। इसमें क्या हो रहा है, SDH में रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स, उसमें हमने देखा ना जो ब्रिजिंग वेन्स है उसमें रप्चर हो रहा है। SDH में, इसमें किसका रप्चर हो रहा है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज का रप्चर हो रहा है। और इसमें बेरीज एन्यूरिज्म, ब्लूबेरीज वाला, है ना, बेरीज एन्यूरिज्म का रप्चर हो रहा है। इसमें डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे, अच्छा हमारी स्ट्रोक का डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है ना, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज NCCT। व्हाट इज दिस NCCT, फुल फॉर्म लिखो कमेंट में। वैसे मैं बता दे रही हूँ फुल फॉर्म क्या है, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, NCCT स्कैन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैन। सो इसमें हम अगर NCCT करेंगे तो सेमीलूनर कॉन्केव ऐसा हमारे हमको इमेज फॉर्म मिलेगा। अगर इस कंडीशन में EDH में हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, लेंटिकुलर और बाई कॉन्वेक्स, है ना, अब फिजिक्स आपने पढ़ी है ना, तो ये यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स हमको देखने को मिलेगा हमारे किसमें, NCCT में, मतलब नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोपोग्राफी। अगर पेशेंट का देखोगे तो इसमें आप NCCT कराओगे, फिर MRI कराओगे। व्हाट इज MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। फिर लंबर पंचर LP करा रहे हो, लंबर पंचर को और किस नाम से बोलते हैं, इसमें हमको क्या मिलेगा, रेड CSF का कलर क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल कलर, ये भी क्वेश्चन है, आता है ये, बताओ क्या है CSF का नॉर्मल कलर। तो इसमें CSF कैसा हो गया, लाल लाल हो गया भाई, क्यों हो गया रेड, ब्लड का कलर क्या है, रेड, ब्राइट रेड, डार्क रेड है। सो इसमें क्या हो गया, रेड कलर हो जा रहा है CSF, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, सब आर्कोनाइट हैमरेज। और सब आर्कोनाइट हैमरेज में क्या हो रहा था,
बेरीज एन्यूरिज्म का रप्चर, और उसकी रप्चर अगर कोई भी ब्लड वेसल्स रप्चर करेगी तो ऑब्वियसली बात है ब्लड का फ्लो जो CSF का फ्लो है उससे मिक्स हो जाएगा और उसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि CSF का कोई एग्जैक्ट कलर नहीं होता है, वो कलरलेस फ्लूइड है, तो उसमें जो कलर मिला दोगे वो उस रंग का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या कॉजेज हैं या फिर रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो उसको स्ट्रोक डेवलप हुआ है। पहला है हमारा मॉडिफिएबल कॉजेज या रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल का मतलब क्या है? आप हमेशा पढ़ते हो कि एक कॉजेज बनाना या रिस्क फैक्टर बनाना, उसमें लिख देना मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब क्या? जो आप पेशेंट को बताओगे कि ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, और अगर ये चीज़ें आप चेंज करोगे तो आपको ये जो स्ट्रोक का रिस्क है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला मॉडिफिएबल फैक्टर हाइपरटेंशन, सबसे कॉमन कॉज है, सबसे कॉमन कॉज या रिस्क फैक्टर हम कह लें फॉर स्ट्रोक। तो पेशेंट को हम बता सकते हैं कि आप हाइपरटेंशन अपना क्या है, हाइपरटेंशन को लिमिट रखो, है ना। उसके लिए डैश डाइट यूज करो। डैश डाइट क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, है ना। तो हाइपरटेंशन हम बोलेंगे पेशेंट को आप उसको कंट्रोल में रखो। नेक्स्ट क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। हमारा इंडिया भी क्या बन रहा है? कैपिटल बन रहा है, ग्लोबल कैपिटल बन रहा है डायबिटीज के लिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना। हम अपने फूड, जो कंजप्शन ऑफ फूड है उसको हम बैलेंस नहीं रख रहे हैं। सो डायबिटीज मेलाइटिस एक और कॉज है। नेक्स्ट आपका क्या है? हाइपरलिपिडीमिया। अगर लिपिड का लेवल इंक्रीज है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन, कोई भी हार्ट डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग, है ना। स्मोकिंग शुड बी नॉट डन बाय एनी ऑफ पेशेंट्स, बट वो लोग करते हैं तो हमको उनको बताना है कि आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है ना, एज पर BMI वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज की, कब हम उसको बोलेंगे कि वो ओबीज है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ओबीज है तो भी उस एक रिस्क पे है। फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे आजकल लोग करते हैं, सो दे क्या करते हैं वो लोग? सुबह उठेंगे, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो उनका डेली लाइफ रूटीन क्या है? सुबह उठते हैं, दे हैव कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, घर से निकलते ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, बस या खुद की कार, ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस वापस उसी से आएंगे, फिर लेट जाएंगे, है ना। तो ये डेली का रूटीन चल रहा है, तो हम कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। वी आर सो इनएक्टिव, हम कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे अपनी डेली लाइफ में, और उस वजह से भी ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उस वजह से भी स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल यूज, है ना, अल्कोहल, शराब, तो शराब इज ऑलवेज, उस पर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग तो पियेंगे ना। सो क्या अल्कोहल यूज, अगर एक्सेसिव अल्कोहल यूज कर रहा है तो भी हमारा पेशेंट किस में जा सकता है? वो रिस्क पे है कि वो रिस्क पे तो बहुत सारे डिसीजेस के है। अल्कोहल यूज कर रहा है तो लिवर डिसीजेस के भी है, हार्ट डिसीजेस के भी है, और ब्रेन डिसीजेस के भी है, ठीक है। फिर हमारा क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर कोई प्लेग का फॉर्मेशन हो गया ब्लड वेसल्स में तो वो भी एक कॉज है। पुअर डाइट, बहुत ज़्यादा पुअर डाइट है, लोग कंजप्शन अपना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंजप्शन कर रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। नेक्स्ट है हमारा नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसमें पहला क्या है? एज को रिवर्स कर सकते हैं क्या? अभी कोई 50, 55, 60 साल का हो गया तो उसको फिर यंग करके 20 साल बना सकते हैं? नहीं। सो एज मोर देन 55 ईयर्स का अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो एट रिस्क है। देन नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में पहले से हिस्ट्री है कि किसी को स्ट्रोक आया हुआ है, सो दे आर ऑल्सो एट रिस्क फैक्टर। इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। अब किसी को तो बोलेंगे नहीं कि पेशेंट को कि सुनो, अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, तो तुम जाओ और अपने फैमिली हिस्ट्री को चेंज करके आओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? जेंडर, तो मेल्स, बेसिकली मेल्स, बॉयज एट अ हायर रिस्क पे हैं फॉर इन जेंडर, लाइकली टू डाई फ्रॉम स्ट्रोक, और ऐसे भी चांसेस है कि जो मेल्स हैं वो डाई कर सकते हैं स्ट्रोक से। रेस में ज़्यादा ये अफ्रीकन रेस और जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। और अगर पहले से आपको स्ट्रोक आया है, मिनी स्ट्रोक आया है, जैसे मैंने TIA हमारा मिनी स्ट्रोक ही तो है ना, TIA इज अवर मिनी स्ट्रोक, वो छोटा वाला झटका जो आपको वार्न कर रहा है कि तुमको स्ट्रोक आ सकता है। तो अगर प्रायर आया है तो भी आप रिस्क पे हो, और अगर प्रायर आ चुका है तो उसको भी आप चेंज नहीं करोगे। सो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक हमारे पास है ना, ABCD 2 स्कोर। सो ABCD वाली मूवी आई थी,
एनीबडी कैन डांस, और अभी फिर उसका एक और सिक्वल आ गया ABCD2, तो भाई ये ABCD2 है लेकिन ये स्ट्रोक का है ना। सो इसमें क्या है, पहला फॉर A इज एज। सो अगर कोई भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसका एज मोर देन 60 देन ही इज एट रिस्क, तो उसको हम 1 स्कोरिंग दे देंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, B फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना, मोर देन 140/90, तो उसको भी हम 1 नंबर दे देंगे। भाई तुम्हारा PP बढ़ा हुआ है तो 1 नंबर तुम और ले लो। फिर C से क्या है, इसका मतलब है क्लिनिकल फीचर्स। और कौन से क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, आर्म वीकनेस, पेशेंट आपको आके कंप्लेन कर रहा है, एक आपके पास बूढ़े से दादाजी आ रहे हैं, है ना, एज पेशेंट, आप OPD ले रहे हो एज नर्सिंग ऑफिसर, है ना, बैठ के, तो आपको वो आके कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी उम्र जो है वो 66 ईयर हो गई है और मुझे क्या है, मुझे BP की शिकायत है, पहले से BP बढ़ा हुआ रहता है मेरा, और मुझे ना थोड़ा सा ये दिक्कत लग रही है मेरे आर्म्स में, है ना, वो बोलेंगे बाजू में मुझे दिक्कत लग रही है, और मुझे कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करने में भी दिक्कत लग रही है। तो इतना अगर वो फीचर बता रहा है पेशेंट, तो तुमको तुरंत समझ जाना है कि हमारा पेशेंट क्या है, स्ट्रोक में जा सकता है ना। फिर वो बता रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ भी है, अभी देखो उनको क्या है, डायबिटीज़ भी है, और ड्यूरेशन अगर 1 मिनट से 1 मिनट टू 59 मिनट तक अगर ड्यूरेशन रह रहा है किसका, स्ट्रोक का, मिनी स्ट्रोक का, तो ऐसे पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं रिस्क पे। इसमें एक और चीज़ है, स्कोर मोर देन 6, स्कोर मोर देन 6, अगर 6 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, सबका हमने डिवाइड किया ना 2 1 1 2, तो अगर 6 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो दैट पर्सन इज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ओके, सो ये था हमारा ABCD स्कोर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो, मेडिसिन आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए पैथोफिजियोलॉजी क्या। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये जो डिसीज़ कंडीशन हो रही है, ये डिसीज़ कंडीशन कैसे हो रही है, और अगर आपने किसी भी डिसीज़ कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली तो उस बीमारी का क्लिनिकल फीचर क्या है, डायग्नोज कैसे करेंगे, सब पता चल जाएगा। अभी देखो कैसे। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में पहला है हमारा वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शंस, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, हम पढ़ किसका रहे हैं, पहले वाले टाइप का ना, स्कीमिक का, हेमरेजिक का अलग होगा कि दोनों का सेम होगा, अलग अलग होगा ना। सो स्कीमिक में पहले क्या होगा, वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन, जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं। एक ब्लड वेसल है जो सप्लाई कर रही है ब्रेन को, वो क्या हो रही है, ब्लॉक्ड हो जा रही है बाई एनी काइंड ऑफ थ्रोम्बस, क्लॉट और एम्बोलस, ब्लॉक हो गई ब्लड वेसल। फिर उसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ये हमारी एक ब्लड वेसल थी, है ना, इसमें अपना खून अच्छे आराम से जा रहा था ब्रेन तक। सपोज यहाँ ब्रेन है अपना, है ना, तो ये आराम से खून जा रहा था। अभी क्या हो गया, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज आ गया, तो ये खून जो आराम से जा रहा था ऑक्सीजन को लेके हंसी खुशी, वो जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, है ना। सो अभी क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया या डिक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो फॉल्स बिलो द क्रिटिकल लेवल लेस देन 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। और इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का डिप्रीवेशन, डिफिशियंसी होने लग गई ब्रेन को, और उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी फेलियर, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ATP कैसे बनेगा। सो न्यूरॉन्स रिक्वायर कंटिन्यूअस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और इसकी लैक की वजह से क्या होगा, फेलियर ऑफ ATP प्रोडक्शन, और जो हमारा आयन पंप है उसका भी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलुलर स्वेलिंग, साइटोटॉक्सिक एडेमा, सेलुलर स्वेलिंग होगी, और उसमें क्या होगा, सोडियम और वाटर वो एंटर्स कर जाएंगे न्यूरॉन्स में, उसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, और जो ब्रेन स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है ब्रेन में, कौन सा प्रेशर रहता है ब्रेन में, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज नॉर्मल ICP, कमेंट करके बताइए। उसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी होगी और न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, एक्सेस ग्लूटामेट रिलीज करेंगे। एक्सेस ग्लूटामेट क्या करेगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्या हो गया, पावर हाउस यहाँ पे डैमेज, और फिर न्यूरॉन की जो सेल थी उसके क्या हो जाएगी, डेथ, बेचारा न्यूरॉन सेल चला गया। स्कीमिक कैस्केड में क्या होता है, इन्फ्लामेशन बिगिंस, माइक्रोग्लिया का एक्टिवेशन होगा, और जो फ्री रेडिकल्स है वो और ज़्यादा फॉर्म होंगे ब्रेन में, उसकी वजह से जो BBB था, ब्लड ब्रेन बैरियर,
वो थोड़ा सा वो क्या कर रहा था, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, है ना, कि कुछ भी एंटर नहीं करेगा, हम जो बताएंगे वही एंटर करेगा। तो अभी क्या हो गया कि ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम लीकी, इसकी वजह से इन्फ्रैक्शन या पेनुब्रा डेवलप हो सकता है। अगर कोर इन्फ्रैक्शन हो रहा है तो मतलब एरिया ऑफ कंप्लीट इरिवर्सिबल सेल डेथ, इस वर्ड को ध्यान दे दो, इरिवर्सिबल सेल डेथ, मतलब इसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो। अगर एक बार पेशेंट में इरिवर्सिबल सेल डेथ हो गया मतलब वो हो गया, आप किसी भी के पास भी ले जाओ, वी कैन नॉट रिवर्ट बैक। पेनुब्रा क्या है, पेनुब्रा मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, बट इस केस में अगर आप पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके गए तो चांसेस है कि पेशेंट को हम रिवर्स कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो इसका एक फ्लो चार्ट होगा यहाँ पे, ओके हाँ, स्कीमिक पाथवे। तो पहले क्या हुआ था, ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन, फिर सेरिब्रल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया था, उसकी वजह से क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई, और फिर एटीपी का प्रोडक्शन फेल, उसके बाद आयन पंप का फेलियर हो गया, आयन पंप का क्या हो गया, फेलियर हो गया, और साइटोटॉक्सिक एडेमा, सेल में स्वेलिंग हो गई और ग्लूटामेट रिलीज हुआ, उसके बाद कैल्शियम इन्फ्लेक्स हुआ, उसने फ्री रेडिकल्स बनाए और उसने क्या किया, पावर हाउस को डैमेज कर दिया। ये तो सबको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यही तो पढ़ा है को। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, न्यूरॉन डेथ की वजह से कोर इन्फ्रैक्शन भी आ जाए, डायरेक्ट स्ट्रोक हो जाए इरिवर्सिबल, या फिर पेनुब्रा बन सकता है। सो नेक्स्ट वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक पैथोफिजियोलॉजी। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है, हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है। स्कीमिक में क्या पढ़ा था हमने, इसमें स्कीमिक में ब्लड वेसल्स का क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। सो इट्स कॉज बाय हाइपरटेंशन, एनोरिज्म रप्चर और ट्रॉमा। हो सकता है पेशेंट को हाइपरटेंशन था, उसकी वजह से रप्चर हो गया, है ना, या फिर एनोरिज्म था। एनोरिज्म क्या था, अभी हमने पढ़ा था SAH में, कौन सा, ब्लूबेरी वाला, है ना, बेरीज एनोरिज्म, उसका रप्चर हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा, है ना, कोई हेड पे कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी ट्रॉमा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, लीड्स टू ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यूज और सब ऑर्गेनाइड स्पेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन टिश्यूज हैं या जो सब ऑर्गेनाइड या सब ड्यूरल स्पेस है, वहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर एक बार हैमरेज हो गया तो ब्लीडिंग होगी तो हेमाटोमा बनेगा, एंड दैट हेमाटोमा ब्लड एक्यूमुलेट्स इनसाइड द ब्रेन, और वो क्या फॉर्म करेगा, हेमाटोमा। कंप्रेस सराउंडिंग ब्रेन टिश्यूज। अब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल थी, ये इधर से लीक कर गई, तो यहाँ अपना ब्रेन था, अब ये लीक करके यहाँ हेमाटोमा बना ले रही है ना। तो ये जो सराउंडिंग टिश्यूज थे ये क्या हो जाएंगे, इस हेमाटोमा की वजह से क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, दबेंगे ना। सो वो हो रहा है कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग ब्रेन टिश्यूज। अब जब कंप्रेशन हो रहा है ब्रेन टिश्यूज पे तो क्या बढ़ जाएगा, ब्रेन का प्रेशर। ब्रेन का प्रेशर को क्या कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सब कमेंट करके बताना कि नॉर्मल आईसीपी कितनी होती है। सो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिंग हेमाटोमा क्या करेगा, वो आईसीपी को इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को, वो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को वो रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से स्कीमिया क्या है, वॉजन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्कीमिक हो जाएगा ब्रेन टिश्यूज। फिर क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है अभी, इरिटेट करेगा जो ब्रेन के बैरियर्स है ना, ब्रेन टिश्यूज को, और उसकी वजह से वहाँ पे फिर इन्फ्लामेशन और एडेमा कॉज होगा, और वो ब्रेक डाउन करेगा HB को, आयरन को, और जो कि क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके जो भी न्यूरॉन्स है उनके लिए टॉक्सिसिटी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। सोचो फिर क्या है, रिस्क ऑफ हर्निएशन। स्वेलिंग की वजह से इतना कंप्रेशन, इतना आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि रिस्क है कि जो पेशेंट है उसमें हर्निएशन हो सकता है। मतलब सोचो ब्रेन टिश्यूज, ये अपना ब्रेन है ना, ब्रेन टिश्यूज यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, इसका हर्निएशन होकर ये स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है। इतना ज़्यादा रिस्क है, इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया है। सो सीवियर स्वेलिंग और स्वेलिंग होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया जो ब्रेन टिश्यूज है वो क्या है, डिस्प्लेस हो जाएंगे, और कैन कंप्रेस वाइटल सेंटर्स। जो ब्रेन स्टेम है अपनी, ब्रेन स्टेम क्या है, पॉन्स मेडुला और सेरिब्रम है ना, जो ब्रेन स्टेम है अपनी उसको ये क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वैसोस्पाज्म। व्हाट इज वैसोस्पाज्म, जो वेसल्स है उसमें स्पाज्म आएंगे, है ना, स्पेशली इन द केस ऑफ अगर सब आर्कोनॉइड हैमरेज है तो। और जो आर्टरीज है वो और ज़्यादा इरिटेट होंगी
ये जो ब्लड वेसल्स की आर्टरीज है और ज़्यादा ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा और पेशेंट यहाँ पे सेकेंडरी, पहले एक बार इस्कीमिया डेवलप किया और अब दोबारा पेशेंट इस्कीमिया डेवलप करेगा और उसको स्ट्रोक हो जाएगा। सो इसका एक फ्लो चार्ट है अपने पास हेमरेजिक पाथवे में। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड वेसल का रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन टिश्यूज में या सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में, ब्लीडिंग होगी तो हेमाटोमा बनेगा, फिर उसकी वजह से आईसीपी ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन टिश्यूज को वो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेस करेगा और सेरिब्रल परफ्यूजन होंगे जिसकी वजह से इस्कीमिया एक बार हो रहा है, फिर वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है बिटवीन द न्यूरॉन्स और फिर वहाँ पे एडेमा और इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो रिस्क ऑफ हर्निएशन को इंक्रीज करता है, फिर रिस्क ऑफ हर्निएशन इंक्रीज होगा तो फिर दोबारा इस्कीमिया हो सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है बिकॉज ऑफ हेमरेज। लेस, इसके चांसेस लेस है कि किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक होता है बट स्टिल चांसेस आर देयर। ओके, सो ये पूरे स्ट्रोक का पैथोफिजियोलॉजी का ओवरव्यू इन सिंपल दोनों को हम देख लेते हैं। पहले अपना इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा था, वेसल का ब्लॉकेज, वेसल क्या हो रही है, ब्लॉक हो जा रही है, वेसल का ब्लॉकेज और उसमें क्या हो रहा है, इस्कीमिया और उसकी वजह से इन्फेक्शन यानी स्ट्रोक आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, वेसल का ब्लॉकेज हो रहा है, इस्कीमिया हो रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ये अपना कौन सा टाइप था, इस्कीमिक वाला। हेमरेजिक में क्या हो रहा है, वेसल रप्चर हो रही है, उस पर ब्लीडिंग हो रही है, आईसीपी बढ़ जा रही है, वो आईसीपी बढ़ी हुई कंप्रेशन कर रही है और उसकी वजह से या तो न्यूरॉन का डेथ हो सकता है या ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है या न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो सकता है और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू टिल पैथोफिजियोलॉजी। सो अभी तक हमने अप टू पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 2 है, स्ट्रोक पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे और कैसे ऐसे पेशेंट को आप मैनेज करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।